और चलिए अब कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां 3 दिन के जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुटी में आज प्रांत पदाधिकारियों की लेंगे बैठक और 19 नवंबर को प्रबुद्धजन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुलाकात संघ प्रमुख कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि जो टारगेट सेट किए गए हैं वो कितने पूरे हुए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी ली जाएगी। क्योंकि हर जगह जहां जहां संघ प्रमुख पहुंच रहे हैं वहां पर उनके जो कामकाज हैं वो कितने पूरे हो चुके हैं, कितने अधूरे पड़े हैं, आम जन के लिए जो सामाजिक कल्याण हेतु जो कदम उठाए जा रहे हैं संघ की तरफ से वो कहां तक पहुंचे हैं। अब उनके कैलेंडर के हिसाब से जो एक रूट तय किया गया है, इन तमाम चीजों की जानकारी वो लेंगे और आज बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं संघ प्रमुख, क्या कुछ तय कार्यक्रम है पहले से? जी बिल्कुल ऋतु, जबलपुर में जो है 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज पहला दिन है और आज शुरुआत जो हो रही है वो विभाग प्रचारक और संचालक जो हैं उनके साथ में बैठक करेंगे और उनसे तमाम जानकारियां लेंगे। संघ की बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बेहद गुप्त बैठकें होती हैं। जो कार्यक्रम तय होते हैं आरएसएस के, उनके संबंध में जानकारी भी ली जाती है कि अभी तक क्या कार्य हुए हैं और किस तरह से उन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से शासन की योजनाओं को, संघ की योजनाओं को, जो कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जा रहा है, लोगों को जोड़ने का काम, लोगों के बीच सामंजस्य बनाना और सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, ये तमाम विषय शामिल होते हैं। जिसमें आज पहला दिन है। बैठक के साथ ही साथ उन्हें निर्देश भी दिए जाएंगे। आगामी वर्ष का जो है कार्यक्रम वह भी माना जा रहा है कि शायद अभी तय हो चुका है और उसके संबंध में भी जानकारी देंगे। दूसरा दिन जो है 3 दिन के दौरे में अलग अलग विभागों के साथ में बैठकें हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, प्रबुद्धजन का कार्यक्रम है। तो वहीं एक संघ की जो शाखा होती है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक महत्वपूर्ण प्रबोधन कार्यक्रम भी रखा गया है जो 20 तारीख को कार्यक्रम होगा। तो ये 3 दिन के कार्यक्रमों में न सिर्फ आरएसएस बल्कि सरकार के कार्यों की भी समीक्षा होगी और उसको लेकर के पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से भी की गई है और आरएसएस की जो शाखाएं हैं, संघ है, स्वयंसेवक हैं, उनकी तरफ से भी तैयारी है। फिलहाल केशव कुटी जो आरएसएस का मुख्यालय है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां आने जाने वाले जो मोहन भागवत जी से मिलने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर भी हो सकता है कि भागवत जी कुछ निर्देश दें, कुछ तैयारियों के विषय में समीक्षा करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हर लिहाज से माना जा रहा है। और अब भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र को लीगल नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने भेजा नोटिस। भ्रामक पोस्ट मामले में भेजा गया है नोटिस। कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र ने पोस्ट किया था जिस पर एक लीगल नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। और ये जो नोटिस है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से भेजा गया है, जहां पर भ्रामक पोस्ट मामले में नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र ने पोस्ट किया था जिस पर गलत जानकारी दी गई थी और इस गलत जानकारी के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। और संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, पूरा मामला क्या है? शरद, आप मुझे सुन पा रही हैं? पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। तो शायद शरद नहीं सुन पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र को लीगल नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट लिखा था और इस मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें भ्रामक पोस्ट मामले के चलते नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता है संजय महेंद्र ने, जिन्होंने भ्रामक पोस्ट किया था और इस तरीके से जनता के बीच में गलत जानकारी देने के चलते एक लीगल नोटिस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से जारी किया गया है। तो खबर भोपाल से है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र ने एक पोस्ट किया था जिसमें गलत जानकारी दी गई थी और इसके चलते एक लीगल नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से यह नोटिस जारी हुआ है।
जहां कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र ने पोस्ट किया था, गलत जानकारी उसमें दी गई थी और इसके चलते ये नोटिस जारी हुआ है। तो आप ये देखिए, पहले ही साफ किया जा चुका है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में गलत जानकारी ना फैलाई जाए, क्योंकि गलत जानकारी सोशल मीडिया में अपलोड की जाती है और उससे आम जन के बीच में भी असहमति बनती है, कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है। एक पोस्ट कितना समाज को खराब कर सकता है। और एक बार फिर से शरद करू करेंगे। शरद, ये पूरा मामला क्या है? क्या ऐसा भ्रामक पोस्ट था जिसके चलते नोटिस जारी करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, ये दरअसल जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया में और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली गई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी ओर से, और उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान को कोट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि वो कमलनाथ की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो पोस्ट है वो शब्द उसमें लिखे गए थे जो तथ्य से परे थे, ऐसा बीजेपी का और जो नितिन गडकरी ऑफिस है उनकी ओर से कहा गया। जब ये पोस्ट वायरल हुई तो फिर उसको संज्ञान में लिया गया नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऑफिस की ओर से, और जो लीगल नोटिस है, उनकी जो लीगल टीम है नितिन गडकरी की, उनकी ओर से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको जारी किया गया है और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि एक भ्रामक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद जब देखा गया कि उसमें केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आया है और इसके चलते ये नोटिस जारी किया गया है। और अब खबर भोपाल से, जहां पर आलमी तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू हुआ। 4 दिवसीय आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो रहा है। इज्तिमा में शिरकत के लिए जमातों का आना भी शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों से 467 जमातें भोपाल पहुंची। इज्तिमा को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में है। 18 से 21 नवंबर तक होगा इज्तिमा का आयोजन। इज्तिमा का 21 नवंबर को दुआ के साथ समापन हो जाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के इज्तिमा में शामिल होने की उम्मीद है और खाने के लिए बनाए गए 34 फूड जोन, एक साथ 2 लाख लोग खाना खा सकेंगे। पार्किंग के लिए 300 एकड़ में इंतजाम किया गया है। इज्तिमा में पहली बार विदेशी जमातें नहीं करेंगी शिरकत। पॉलीथीन के यूज पर भी पाबंदी लगाई गई है और पहली बार नहीं होगा नॉनवेज का स्टॉल। हमसे ये पूरा प्लान बनाया है, जाते वक्त का भी क्या प्लान हमने यानी जो बनाया है और पुलिस वालों ने मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है उस प्लान के ऊपर हम चलेंगे, ताकि हम कोशिश ये होगी कि पैदल जाने वाले और सवारियों से जाने वाले जो हैं वो उसमें आपस में टकराव ना हो, रोड जाम ना हो। इसकी हमें पूरी कोशिश करना है कि रास्ते भी चलते रहें और गाड़ियों को भी सहूलियत मिले और पैदल चलने वालों को भी सहूलियत मिले और इज्तिमा जो है सुकून से हो जाए। ये जो बैठक ली गई थी, जो इज्तिमा चालू हुआ है, उसके संदर्भ में थी। इसमें जो शहर है कमिश्नरेट नगरी पुलिस के और जो देहात क्षेत्र है भोपाल का, उसके अधिकारी गण शामिल हुए थे। इसमें जो व्यवस्थाएं की जानी हैं इज्तिमा को लेकर, जिसमें यातायात प्रबंधन है, जो भीड़ का मैनेजमेंट है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की व्यवस्था है, थाना क्षेत्रों जहां से आवागमन होना है उन स्थानों की व्यवस्था है, वाहनों का व्यवस्था है, पुलिस पेट्रोलिंग है। ये सभी के निर्देश संबंधित जो क्षेत्राधिकार है अधिकारियों का उनको दिए गए हैं। और साथ ही इज्तिमा जो कमेटी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है। उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ में निश्चित किया गया जिन क्षेत्रों के वो प्रभारी रहेंगे, तो पुलिस के साथ में जो समन्वय होना था वो किया गया। तो सुना आपने, पूरी तैयारी कर ली गई और इस बार कुछ ऐसे भी रूल सामने आए हैं जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। संवाददाता मेहताब जुड़ गए। मेहताब, तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हो रही है और देखा ये जा रहा है कि नए नए रूल भी बनाए गए हैं इस बार, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं इस दौरान? रेनू, इस वक्त हम जो है भोपाल रेलवे स्टेशन पर उस जगह पे खड़े, जहाँ पर बाहर से आज भोपाल से बाहर आने वाली जो जमातें हैं उनका यहाँ पे स्वागत होता है और यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको इज्तिमा स्थल भेजा जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो पाए। यहाँ पर रेनू, मैं एक खास बात बता दूँ कि जो इस बार की जो चीज़ें चेंज हुई हैं, एक तो पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किया गया और दूसरा है कि गोश्त जो है, गोश्त का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा। फूड जोन बनाया गया। फूड जोन में जो है जहाँ पे 34 जोन है उसमें एक साथ 2 लाख लोगों के बैठने और खाने का इंतजाम किया गया है
और ख़ास बात इसमें यह भी है कि जो बाहर की जमातें, इस बार विदेश की जो जमातें आती थी, जहाँ 18 से 22 कंट्रीज़ की जमातें आती थी, उस पर जो है इस बार नहीं आ रही, क्योंकि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय ने उसको परमिशन नहीं दी है। और फिर इसके साथ अगर बात करें तो इज्तिमा स्थल से लेकर जो स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पर सघन चेकिंग हो रही है। उस चेकिंग के साथ साथ जो है 1000 जहाँ पर पुलिस की कर्मी तैनात है, वहीं पर 1400 वॉलंटियर, और जिस दिन दुआ होगी उस दिन 2600 वॉलंटियर रहेंगे, ताकि ट्रैफिक जो है किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो और सभी लोग सुचारू रूप से इज्तिमा स्थल पहुँच सके, दुआ में शामिल हो सके। आज जो सुबह का जो है इज्तिमा जो शुरू हुआ है वो दर्स कुरान के साथ शुरू हुआ है कि कुरान का संदेश क्या है और कुरान जो है बंदों से ईश्वर चाहता क्या है उस पर बताया गया, और फोकस जो किया गया वो शिक्षा पे किया गया है। रेनू जी बिल्कुल। और साथ ही आफ्ताब, ये भी देखा जाता है कि जब ज्यादा भीड़ होती है तो थोड़ा संक्रमण का भी डर बना रहता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। अब जब दूर दूर से लोग पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है इस दौरान भोपाल शहर के आसपास के लोग भी पहुंचते और एक साथ काफी बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, सभी लोगों को जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि एहतियात को अपने रखना है, और इस एहतियात के साथ साथ आपको अपनी बचाव के साथ साथ दूसरों को भी बचाव करना है। और इसीलिए क्लीन इज्तिमा, ग्रीन इज्तिमा, पॉलीथीन मुक्त इज्तिमा और गोश्त पर प्रतिबंध के साथ साथ जो है ये संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि अगर इज्तिमा स्थल पर आप देखें तो वहाँ पर जो है एक बड़ा संदेश है, जो तहजीबों के संगम का संदेश है। क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन मुस्लिम समाज के लोगों की, बाकी जो ज़मीन है वो हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने ज़मीन दी है ताकि वहाँ पर इज्तिमा का आयोजन हो सके। और यहाँ पर इज्तिमा जब आयोजन होता है तो तमाम लोग जो है अपनी सेवाएं देने के लिए निःशुल्क यहाँ पर आते हैं और अपनी सेवाएं देकर खुश होते हैं। भोपाल के लोगों के लिए ये जो है 4 दिन बड़े खास होते हैं, और लोग जो नौकरियां भी करते हैं वो छुट्टी ले लेते हैं ताकि यहाँ पर आकर जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनकी सेवा कर सके। और इसके लिए खास बात ये होती है कि जो 6 बातें उनको सिखाई जाती हैं। पहले है कि तुम्हें अगर ईश्वर ने भेजा है तो तुम्हारा अपना काम क्या है, तुम्हें सेवा किस तरह से करनी है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। पड़ोसियों में इस्लाम के, मुसलमान की बात नहीं की गई है, बल्कि पड़ोसी कोई भी हो, अगर पड़ोसी आए हैं तो पड़ोसियों को तुम्हें ख्याल रखना। और तुमने खाना खा लिया, पड़ोसी भूखा रह गया तो वो खाना, वो रिस्क तुम पर हराम हो जाता है। अब आप देखिए कि जमातें जो है ये जो आई है, इनको स्वागत करके इनको भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि ये लोग इज्तिमा स्थल पहुंच सके और कुरान का जो संदेश है उस संदेश को सुन सके और अपने जीवन में उसको ला सके। रेनू बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि एकता का परिचय भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है, जहाँ शराबी शिक्षक के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन, स्कूल के गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। छात्रों और बच्चों के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद डीईओ ने शिक्षक को हटाया। शराबी शिक्षक को डीईओ ने हटाया। नगरी ब्लॉक के टांगा पानी स्कूल का मामला है। अक्सर ये ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब स्कूल में शिक्षक शराब पीकर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यहाँ पर बच्चों ने खुद एक्शन लिया और ताला लगाकर इसका विरोध किया गया। उसके बाद डीईओ ने इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद शिक्षक को निलंबित किया है। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, ऐसा हर बार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कई बार देखा गया कि जो शिक्षक है वो स्कूल में शराब पीकर जाते हैं। पूरा मामला बताएं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए रेणु, ये टांगापानी गांव है जो सुदूर वन क्षेत्र के अंदर में है, और ऐसी जगहों में जो शिक्षा है और जो स्कूल है वहां पर शिक्षक जो होता है उसकी बड़ी अहम भूमिका होती, ताकि पिछड़े हुए इलाकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें एक उज्जवल भविष्य की राह दिखाने में वो मददगार साबित हो। लेकिन अगर शिक्षक ही खुद भ्रष्ट हो जाए, शराब पीकर स्कूल जाने लगे, स्कूल में ही शराब पीने लगे, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस शिक्षक के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है, लंबे समय से ऐसी हरकतें कर रहा था, स्कूल में शराब पीकर आना और स्कूल में ही शराब पीना, इसकी पहले से शिकायत भी हुई थी, जांच भी हुई थी और इसका मेडिकल टेस्ट हुआ था जिसमें पॉजिटिव निकला था कि इसने शराब पी है। फिर भी जो है शिक्षा विभाग इस पर ना सख्ती नहीं दिखा रहा था, जिससे परेशान होकर अब पालक और शिक्षकों ने ये आंदोलन का और प्रदर्शन का रास्ता चुना है। इस प्रदर्शन के बाद दबाव में आकर शिक्षा विभाग ने उस शराबी शिक्षक को फिलहाल ऑफिस अटैच कर दिया है और नए शिक्षक की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है अगर नए शिक्षक मिल जाए तो इस क्षेत्र का और इस स्कूल को बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, विरोध किया गया और उसके बाद शिक्षक को लाइन अटैच किया गया है और यहाँ पर अब दूसरे शिक्षक की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। और अब खबर रायगढ़ से, जहां शहर में बढ़ने लगी डेंगू के मामले। अब तक जिले में डेंगू के 50 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू को काबू करने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम है। नगर निगम क्षेत्र में मिल रहे ज्यादा मरीज, निगम की लापरवाही से बढ़ रही शहर में गंदगी के चलते डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं।
तो खबर रायगढ़ से, जहां शहर में बढ़ने लगे डेंगू के मामले। अब तक जिले में 50 डेंगू के नए मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू को काबू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र में मिल रहे ज्यादा मरीज, जहां निगम की लापरवाही से शहर में गंदगी भी बढ़ी और गंदगी के चलते ही डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। जहां गंदगी होती है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, वहां पर तेजी से मच्छरों के लार्वा पनपते हैं और इसकी वजह से लोगों में डेंगू के भी जो शिकायतें हैं वो बढ़ जाती हैं, संक्रमण बढ़ जाता है। और एक ऐसा वक्त चल रहा है जिस वक्त सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं या फिर यूं कहें कि संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।